Hello friends, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this lecture video we will discuss again some previous year questions. ये सारे previous year questions जो है आप लोगों को help करेंगे जो भी यहाँ पर UGC नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ PYQs लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर जून के लिए अटेम्प्ट देने का यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम PYQs डिस्कस करते हैं एक लाइव सेशन में और एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। तो यहाँ पर जितने भी मैं आपको PYQs कराती हूँ स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ PYQs डिस्कस करेंगे। पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जून तक आप सभी बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। सब लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो मैक्सिमम वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए ताकि और लोगों को भी मौका मिले मेरे साथ पढ़ने का, उनको भी पता चले कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, वो लोग भी हम हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। एक टीम बने हमारी और हम सारे मिलके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। मैक्सिमम जितना होगा मुझसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी और आप भी ये सारे क्वेश्चंस पर एकदम फोकस करके पढ़ाई कीजिए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्लानिंग इन अ सीक्वेंस। यहाँ पर प्लानिंग की सीक्वेंस को लगाना है। तो जब भी गाइज हम बात करते हैं किसी भी प्रोग्राम चलाने की, ठीक है, हम जब भी किसी प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, चाहे उसमें हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट हो, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट हो, कोई भी आप प्रोग्राम चला रहे हो, तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेप होता है वो क्या होता है? प्लानिंग होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और लास्ट में जो स्टेप होता है वो क्या होता है? मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन, है ना। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो लास्ट स्टेप कौन सा होता है? मॉनिटरिंग और किसी भी प्रोसेस का इवैल्यूएशन करना, ठीक है। इवन हम अगर फूड इंडस्ट्री की भी बात करते हैं तो वहां पर भी जब हम कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पर भी सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्लानिंग के स्टेप्स को अरेंज करना है। तो प्लानिंग के स्टेप्स को अरेंज कैसे करेंगे? ऑप्शंस दिए हुए, प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूज ऑफ स्ट्रैटेजी, प्रोवाइडिंग फॉलो अप टू द प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग प्लान। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो प्लानिंग के पर्पस से दिया हुआ है। प्लानिंग को यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है। जब भी हम कोई चीज प्लानिंग करते हैं, सपोज मैंने मिड डे मील प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं मिड डे मील के प्रोग्राम स्टार्ट करूंगी तो उससे पहले मुझे अपने पता होना चाहिए कि मिड डे मील प्रोग्राम होता क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम किसके लिए जरूरी है, क्या होता है मिड डे मील प्रोग्राम। जो हम मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये फ्यूचर में आने वाले समय में चलेगा या नहीं चलेगा, इससे हम कितने सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या हम इस प्रोग्राम से अचीव कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी हम किसी प्रोग्राम चलाने की बात करें तो प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। जब हमें मिड डे मील प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ही नहीं मालूम होगा तो आप किसी प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे? ओके, तो यहाँ पर पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं किसी भी प्रोग्राम को चलाने से पहले। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के बाद हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग प्रेमिसेस मतलब हमें किस तरीके से प्रोग्राम को चलाना है, क्या हमें प्लानिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग प्लान। पहले हमने प्लान बनाए, प्लान्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, ठीक है, जिसमें हमारे मन में नए नए आइडियाज जो है वो जनरेट होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। उसके बाद जो हमने जो प्लान डिसाइड करा है, जो प्लान्स हमने बनाए हैं, उसमें एक पर्टिकुलर प्लान को सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के बाद हम डेरिवेटिव प्लान को बनाते हैं। सिलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे? प्लान्स को डेरिवेटिव प्लान, जो हमारे मन में आइडिया जनरेटर जिनको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिपरेशन हो गया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन। जब आपने किसी प्लान को इंप्लीमेंट कर लिया तो यहाँ पर हम टाइमिंग और सीक्वेंस देखेंगे। फिर यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे, जो हमारी स्ट्रैटेजी बनी है, और फिर उसका
फॉलो अप लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, फॉलो अप देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये आप इससे ही पता लगा सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं ना, इन्हीं ऑप्शन से पता लग रहा है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, और ना ही फोर्थ वाले ऑप्शन में है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। जब भी हम किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पर उसके प्लानिंग प्रेमिसेस को एस्टेब्लिश करते हैं। देन यहाँ पर जो प्लान हमने बनाया उसको सिलेक्ट करते हैं, जो हम प्लान सोच रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट किया, फिर उसकी प्रिपरेशन करी, प्रिपरेशन के बाद सीक्वेंस में लगाया, देन यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी बनाई, और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद जो हम यहाँ पर जो हमने इंप्लीमेंटेशन किया है उसका फॉलो अप लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? प्लानिंग का करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एज पर द शेनन एंड वीवर मॉडल। ये एक कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। शेनन और जो वीवर का मॉडल है, ये कौन सा मॉडल था? मैंने आपको एक क्लास ली थी जिसमें सारे कम्युनिकेशन के मॉडल्स, लीनियर मॉडल्स बेसिकली हमने डिस्कस किए थे। तो शेनन और जो वीवर का मॉडल है वो सबसे पहले तो एक लीनियर मॉडल है, ठीक है। और लीनियर मॉडल कैसा होता है? जो कि सेंडर पे फोकस रहता है ना। यहाँ पर सेंडर फोकस्ड मॉडल होता है लीनियर मॉडल, या फिर आप इसको वन वे कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से भी जानते हो, जिसमें यहाँ पर फीडबैक की कोई बात नहीं करी जाती, क्योंकि ये क्या है? सेंडर फोकस है, तो इसमें रिसीवर पे फोकस नहीं किया जाता है। शेनन और वीवर का एक ऐसा मॉडल था जिन्होंने नॉइस के बारे में बताया था कि नॉइस क्या है। नॉइस मतलब जब भी यहाँ पर हम कोई भी मैसेज को भेज रहे हैं, सपोज यहाँ पर सेंडर ने क्या भेजा? इनपुट भेजा, ठीक है। सेंडर क्या भेज रहा है? यहाँ पर इनपुट भेज रहा है, मतलब यहाँ पर वो मैसेज को इनकोड कर रहा है, ठीक है। मैसेज इनकोड हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या गया? चैनल में गया। ये मैसेज कहाँ गया? चैनल में गया, ठीक है। यहां से मैसेज गया चैनल में, किसको मिला ये मैसेज? रिसीवर को। अब रिसीवर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। रिसीवर क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन हम रिसीवर से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं क्योंकि लीनियर मॉडल है। हमने अपना मैसेज भेज दिया, हमें फीडबैक नहीं चाहिए, ठीक है। तो रिसीवर है, रिसीवर क्या करेगा? इसको, इसका आउटपुट निकालेगा, इस मैसेज को डिकोड करेगा, ठीक है। लेकिन रिसीवर करे ना करे हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो चैनल में जो नॉइस आती है, ठीक है, नॉइस का मतलब क्या होता है? जब यहाँ पर मैसेज डिस्टोर्ट हो गया, दैट इज नॉइस, ठीक है। मैसेज डिस्टोर्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। तो नॉइस किस किस मॉडल में आया? शेनन और वीवर के मॉडल में नॉइस के बारे में बात की गई थी। तो उसी के स्टेप्स को यहाँ पर हमें अरेंज करना है स्टेप्स पे। डेस्टिनेशन, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और सोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहला आता है यहाँ पर सोर्स। ऑब्वियसली सबसे पहले क्या है? सोर्स आएगा, फिर सोर्स के बाद ट्रांसमीटर, ठीक है, फिर सिग्नल, किस सिग्नल के थ्रू जा रहा है, फिर लास्ट में रिसीवर, और उसके बाद डेस्टिनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेंडर है, सेंडर ने क्या भेजा? इनपुट। ये इनपुट क्या होगा? मतलब सेंडर यहाँ पे क्या होगा? सोर्स, जो कि मैसेज को भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमीटर किसके थ्रू जाएगा? चैनल के थ्रू मैसेज यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, किसकी फॉर्म में? सिग्नल्स की फॉर्म में। अगर सिग्नल्स में, चैनल में कोई दिक्कत आ गई तो उसको हम नॉइस बोलते हैं। देन यहाँ पर रिसीवर होगा जो मैसेज को रिसीव करेगा, और मैसेज रिसीवर के बाद कहाँ जाएगा? मैसेज डेस्टिनेशन पे जाएगा। इसलिए यहाँ पर फीडबैक नहीं लगाया, डेस्टिनेशन क्यों लिखा है? रिसीवर तक मैसेज पहुंच गया है ना। फीडबैक की इसमें कोई बात नहीं की गई है क्योंकि ये लीनियर मॉडल है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन गिवन इन लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई है, सिंप्लिसिटी, एम्पैथी, पेनिट्रेशन और इमीडिएसी। इनको मैच करना है, कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम मैच कैसे करेंगे? सिंप्लिसिटी का मतलब होता है यहाँ पर मैसेज, जो आप मैसेज यहाँ पर भेज रहे हो। एम्पैथी का मतलब होता है कम्युनिकेटर, जो कि सोर्स है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एम्पैथी कौन होगा? सोर्स, जो कि कम्युनिकेटर होगा। तो आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो, फर्स्ट का बी और सेकेंड का ए, ठीक है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होगा? जो चैनल होगा, जिस चैनल से मैसेज यहाँ पर जाएगा। और इमीडिएसी का मतलब फीडबैक,
ठीक है, जो यहाँ पर फीडबैक मिलेगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स है जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो पहले सिंप्लिसिटी का मतलब मैसेज, एम्पैथी का मतलब सोर्स जो कम्युनिकेटर है, पेनिट्रेशन का मतलब चैनल, और इमीडिएसी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर चलते हैं। एज पर द एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन द 3 डायमेंशन ऑफ परसुएसिव स्पीच। यहाँ पे परसुएसिव स्पीच के 3 डायमेंशन आपको बताने हैं, है ना। ये भी मैंने आपको कराया था, ये एरिस्टोटल का मॉडल है। ठीक है, एरिस्टोटल मॉडल कौन सा था, एरिस्टोटल मॉडल भी एक लीनियर मॉडल था। ठीक है, जिसमें सेंडर पे फोकस किया जाता है। जैसे मैंने आपको रेडियो का एग्जांपल दिया था, है ना, कि रेडियो में जो न्यूज जा रही है ऑडियंस के पास, वो हमें नहीं पता, वो मल्टीपल रिसीवर के पास जा रही है। हमें रिसीवर से मतलब नहीं है कि रिसीवर को वो न्यूज मिली है नहीं मिली है। अगर मुझे वो न्यूज मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को भी वो सेम न्यूज मिले, है ना, क्योंकि उसमें नॉइस भी आ सकता है। तो यहाँ पर सेंडर फोकस होता है, वन वे मॉडल है। ठीक है, तो एरिस्टोटल मॉडल ने ये 3 फैक्टर्स बताए थे। ठीक है, वो फैक्टर्स किसके बेस पे थे कि हम कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए एरिस्टोटल ने 3 टर्म्स दी थी, जिसका मतलब था ईथोस, लोगोस और पैथोस। ठीक है, इस ईथोस का मतलब क्या था कि यहाँ पर जो स्पीकर है, स्पीकर की क्रेडिबिलिटी और स्पीकर की अथॉरिटी क्या है। ठीक है, जिसमें हम जैसे कोई मैसेज भेज रहा है, जो स्पीकर है ना, स्पीकर की यहाँ पे अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी क्या है, किस यहाँ पर किस मतलब किस आइडिया से वो अपने मैसेज को भेज रहा है। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी या फिर अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईथोस। अगर यहाँ पर स्पीकर जो है, जो मैसेज भेज रहा है, अगर वो अपने अच्छे तरीके से मैसेज को फॉर्मुलेट करेगा तो मैसेज जो है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, फिर आता है लोगोस, जिसमें एक मैसेज में क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, इलॉजिकल मैसेज नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ मैसेज का लॉजिक होना चाहिए, अच्छे से वो मैसेज फ्रेम होना चाहिए। फिर आता है पैथोस, कि जब हम मैसेज भेज रहे हैं तो उसमें हमारे इमोशंस या किस फीलिंग से हम उस मैसेज को भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे 3 टर्म्स जो दी थी वो किसने दी थी, एरिस्टोटल मॉडल ने यहाँ पर दी थी। ठीक है, तो पैथोस होते हैं बेस्ड ऑन इमोशंस, लोगोस मीन्स बेस्ड ऑन लॉजिक, एंड इथोस मतलब क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर। ठीक है, तो ये 3 टर्म दी थी कि हम किस तरीके से कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो 3 टर्म्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वालिटीज ऑफ अ रिसीवर विच इन्फ्लुएंस फेस टू फेस कम्युनिकेशन। एक रिसीवर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए जब भी हम यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, देखो, चैनल व्हीकल, जब फेस टू फेस इंटरैक्शन है तो चैनल व्हीकल से यहाँ पर हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिसीवर का जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, उसमें एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए और मैसेज को डिकोड करने की स्किल्स भी होनी चाहिए। जब मैसेज रिसीवर तक पहुंच ही गया है तो हमें चैनल से क्या मतलब है भाई, चैनल से तो तब मतलब होगा ना जब मैसेज रिसीवर के पास नहीं पहुंचा है या चैनल में डिस्टोर्शन आ गया है। जब मैसेज रिसीवर तक पहुंच ही गया है तो हमें चैनल से क्या ही मतलब है ना। तो यहाँ पर रिसीवर का पॉजिटिव एटीट्यूड, उनकी लिसनिंग स्किल्स एंड डिकोडिंग स्किल्स हमें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी हम रिसीवर की क्वालिटी की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following approaches indicate the methodology of extension education? कौन से यहाँ पर अप्रोचेज हैं जो कि इंडिकेट करते हैं एक्सटेंशन मेथड की यहाँ पर मेथोडोलॉजी को। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिसनिंग। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, लर्निंग बाय लिसनिंग कोई भी एक्सटेंशन मेथड में नहीं आता है। हाँ, लर्निंग बाय डूइंग आता है, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम गाइस एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब है जो आपको नॉलेज, जो आपको एजुकेशन बियॉन्ड द स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट लेवल पे मिलती है, दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। जैसे हम एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं, हमें फार्मर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, या जो फिशरमैन होते हैं जो फिश को कैच करते हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो ये ऐसी नॉलेज है जो कि हमें स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं दी जाती है। तो द नॉलेज दैट इज बियॉन्ड द एजुकेशन लेवल, मतलब इंस्टीट्यूट और कॉलेज और स्कूल लेवल, उसको हम एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं। हम लोग घर में जाके बात करते हैं, है ना, जो अगर मान लो जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, हम उसको घर पे जाके
बताते हैं कि उनको अपनी हेल्थ की कैसे ध्यान रखना है। तो ये भी क्या एक एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग। जब भी हम कोई काम किसी को करते हुए देखते हैं तो हमारी लर्निंग ज्यादा बढ़ती है ना। ये सभी आपको पता होगा। जब हम कोई काम, जैसे हम कुकिंग है ना, हम अपने कुकिंग मम्मा से सीखते हैं कि जैसे वो कुक कर रही है वैसे ही हम लोग करेंगे। तो ये लर्निंग बाय डूइंग है कि हम किसी को काम करते हुए देखकर हम किस तरीके से सीख रहे हैं, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। ये भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हमेशा एजुकेशन कैसे मूव करती है? एक्सटेंशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाओगे, देन कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब पहले आप क्या बताते हो, पहले हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं ना, बहुत कॉन्क्रीट, बहुत छोटी नॉलेज देती है, फिर हम उनके प्रिंसिपल बताते हैं कि किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को अपनी प्रैक्टिकल या अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे हम इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। तो हमेशा एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पर लर्निंग बाय लिसनिंग कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। मास कम्युनिकेशन क्या है? एक ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है। In the most of the mass communication situation, the communicator and the audience are in asynchronous relationship. यहाँ पर बोल रहा है मास कम्युनिकेशन का एक ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है। ट्रांजेक्शनल प्रोसेस क्या होती है? जिसमें हम यहाँ पर ना सिर्फ हम कम्युनिकेट करते हैं, जबकि इट इज बेस्ड ऑन द इमोशंस, फीलिंग्स, की हम रिसीवर के साथ कैसा बॉन्ड बिल्डअप कर रहे हैं। क्या मास कम्युनिकेशन एक ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है? नहीं, ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल प्रोसेस है, ट्रांजेक्शनल प्रोसेस नहीं है। In the most of the mass communication situation, the communicator and the audience are asynchronous in relationship. हाँ, communicator जो source है, जो sender है, और जो audience है, means जो sender और receiver है, उनके बीच में asynchronous relationship रहता है। क्योंकि mass communication में हमेशा जो feedback आता है वो कैसा आता है? वो हमेशा delayed feedback आता है ना। आपको तुरंत reply audience से नहीं मिलता है अगर हम mass communication की बात करें। तो यहाँ पर audience से हमें क्या मिलता है? हमेशा mass communication में delayed feedback मिलता है, इसलिए यहाँ पर एसिंक्रोनस रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन यहाँ पर गलत है और रीजन क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन कैंपेन प्लानिंग इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, एक एक्सटेंशन कैंपेन प्लानिंग चली है, उनके स्टेप्स को यहाँ पर आप लोगों को अरेंज करना है। तो सबसे पहले जब हम एक्सटेंशन कैंपेन चलाने की बात करते हैं, मतलब हम एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, हम एक्सटेंशन एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें स्टेप्स क्या क्या होंगे? तो उसके स्टेप्स क्या होंगे गाइस? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो लोकल नीड्स है, सपोज करो मैं एक विलेज में जा रही हूँ एक एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइड करने, ठीक है, मतलब ज्यादा एजुकेशन वहां नहीं है, मोस्ट मेनली वहां पर जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज अनएजुकेटेड वालों का ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं उनकी लोकल नीड को आइडेंटिफाई करूंगी, ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पर उनकी बेसिक नीड्स क्या है। उनकी बेसिक नीड्स देखने के बाद हम उनके लिए अरेंज करेंगे, अरेंज फॉर सप्लाईज एंड सपोर्ट, कि किस तरीके से हम उनको एजुकेशन गेन दे सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम उनके लिए कैंपेन चला सकते हैं। फिर हम उनके लिए कॉन्क्रीट प्लान बनाएंगे, कॉन्क्रीट मतलब बहुत बेसिक प्लान, एक रोड मैप यहाँ पर तैयार करेंगे। उसके बाद हम उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे हम मेथड्स और मीडिया कौन सा यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने आपको प्रेग्नेंट वुमेन का एग्जांपल दिया, तो हम उनको अवेयर करते हैं कि आपको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना है। कैसे अवेयर करोगे? अब आप बोल रहे हो, है ना, तो बोलने से सब कुछ नहीं चलता ना, कम्युनिकेशन हर चीज का क्योर नहीं है, है ना, कम्युनिकेशन हर चीज का यहाँ पर क्योर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको वीडियोस दिखा सकते हैं, है ना, टीवी में कुछ न्यूज आ रही है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है, या हम उनको वीडियोस दिखा सकते हैं, कोई पिक्चर दिखा सकते हैं, तो हम इन सभी चीजों से हम उनको अवेयर कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमें एप्रोप्रिएट मीडिया चूज करना पड़ता है, और लास्ट में यहाँ पर हमें डेट और टाइम डिसाइड करना होता है कि किस टाइम पे हम ये कैंपेन चलाने वाले हैं, किस समय में और किस टाइम पे। अब रात में तो कैंपेन नहीं चला सकते हो, है ना, तो एक सूटेबल डेट और टाइम हमें फिक्स करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सटेंशन कैंपेन प्लानिंग है। सबसे पहले यहाँ पर हमें लोकल नीड्स की आइडेंटिफाई करना है, फिर यहाँ पर उनके लिए सप्लाईज और सपोर्ट अरेंज करना है, फिर कॉन्क्रीट प्लान बनाना है, मेथड को चूज करना है, और लास्ट में यहाँ पर डेट और टाइम को भी चूज
करना पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कमिंग टुगेदर इन डेवलपिंग रिलेशनशिप थ्रू कम्युनिकेशन एज प्रेजेंटेड बाय मार्क नैप। मार्क नैप ने एक स्टेज बताई थी जिसको हम कमिंग टुगेदर स्टेज के नाम से जानते हैं, और इन्होंने बोला कि जब भी हम कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, ठीक है, तो उन स्टेजेस को अरेंज करना है। तो मार्क नैप ने बोला कि बाय कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन का यूज करके किस तरीके से हम एक रिलेशनशिप बिल्ड अप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग, बॉन्डिंग, इंटीग्रेटिंग, इनिशिएटिंग या फिर इंटेंसिफाइंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज में इनिशिएट करते हैं ना, जब आप कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन वैसे ही डिलीट हो गए, तो आंसर 4 यहाँ पर करेक्ट आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट क्या, आप कम्युनिकेशन से ही तो इनिशिएट करोगे ना, तो पहले हम किसी भी रिलेशनशिप में इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट करने के बाद हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कैजुअल इंटरैक्शन करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब कैजुअल इंटरैक्शन करते हैं कि यहाँ पर हम एक दूसरे के लिए फिट है या फिर नहीं है ना। यहाँ पर फिट और अनफिट देखा जाता है कि एक दूसरे के कंपैटिबल है एक रिलेशनशिप में या फिर नहीं। तो एक्सपेरिमेंट हो गया, पहले इनिशिएट किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर यहाँ पर आता है इंटेंसिफाइंग। हम यहाँ पर मोर डीप कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्सेशन कैसी हो जाती है, सीरियस कन्वर्सेशन हो जाती है, ठीक है। इंटेंसिफाइंग करना, गहरा बनाना कोई भी रिश्ता, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियस कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सीरियस और डीप कन्वर्सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है इंटेंसिफाइंग में, या फिर जिसमें हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया इंटेंसिफाइंग। इंटेंसिफाइंग के बाद हम इंटीग्रेट का मतलब यहाँ पर अलग होना नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब यहाँ पर शादी हो जाती है, कपल बन जाते हैं, ठीक है, बिकम कपल। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे रिश्ता फिक्स हो गया, शादी हो गई, दैट इज इंटीग्रेटिंग, बिकम कपल। और लास्ट में आती है बॉन्डिंग, जब हम सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, जब हम पब्लिक लेवल पे या सोशल लेवल पे लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, दैट इज बॉन्डिंग, जिसमें हम सोशल मीडिया में पोस्ट वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनिशिएटिंग, फिर एक्सपेरिमेंटिंग, देन इंटेंसिफाइंग, लास्ट में इंटीग्रेटिंग एंड देन बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये कुछ स्टेजेस थी जो कि मार्क नैप ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैच द फॉलोइंग है। कौन से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स चालू किए गए थे, किसने ये प्रोजेक्ट चलाए थे? एक्सटेंशन और डेवलपमेंट के कुछ इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर एल्बर्ट मेयर, रविंद्रनाथ टैगोर, एफएल ब्रांड, एमके गांधी और स्पेंसर हैच, किसने कौन सा यहाँ पे प्रोग्राम चलाया था उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले एल्बर्ट मेयर ने चलाया था इटावा प्रोजेक्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, एफएल ब्रिन ने बताया था गुड़गांव प्रोजेक्ट के बारे में, एमके गांधी ने बताया सेवाग्राम प्रोजेक्ट, एंड स्पेंसर हैच का था यहाँ पर मैराथन प्रोजेक्ट। तो ये जस्ट प्रोजेक्ट है, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और इनको याद करना है कि किसने कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर चालू किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी की टॉप प्रायोरिटीज क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है एनसीईआरटी की टॉप प्रायोरिटीज क्या है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लॉज फॉर चिल्ड्रन, क्या बच्चों के लिए लॉज बनाना एनसीईआरटी की इंप्लीमेंटेशन है? नहीं, है ना। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करता है, टेक्स्ट बुक डेवलप करता है और करिकुलम बनाता है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ डिजाइनिंग अ मैसेज इन द कम्युनिकेशन, 3 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब भी हम मैसेज डिजाइनिंग की यहाँ पर बात करते हैं। तो जब भी हम गाइस मैसेज डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम मैसेज की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखते, क्योंकि आप मैसेज डिजाइन कर रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी हम जब मैसेज को भेजते हैं तब देखते हैं। तो जब मैसेज को डिजाइन कर रहे हैं तो मैसेज का कोड, कंटेंट एंड
ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैसेज कैसा फॉर्मुलेट हुआ है, ये पूरा जो है डिजाइनिंग का प्रोसेस, इसमें हम मैसेज फॉर्मुलेशन की बात करते हैं कि मैसेज कैसा फॉर्मुलेट हुआ है, कौन से हमने साइन सिंबल्स यूज करे हैं मैसेज को डिलीवर करने में, कौन सा कंटेंट है और मैसेज किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मुलेट कंप्लीट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। टूल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शंस, कौन कौन से टूल्स होते हैं पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन के, मतलब आपको पीएलए टूल्स के बारे में यहाँ पर बताना है जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है। वेन डायग्राम, सीजनल डायग्राम, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चर्स। लेक्चर्स कभी भी टूल्स में नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहला वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बताता है किसी भी दो चीज का रिलेशनशिप, है ना। जैसे आप यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हो ना, ए एंड बी, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो दिस इज द वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम, सीजनल डायग्राम जो कि सीजन्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है, एंड फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन जिसमें हम एक ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि यहाँ पर हम पीएलए मेथड में टूल्स कौन सा यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्सिमिक डील्स विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोक्सिमिक्स क्या है, यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये डील करता है सोशल डिस्टेंस क्या है जब भी आप यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हो। तो प्रोक्सिमिक्स क्या है, प्रोक्सिमिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है जिसमें हम साइन, सिंबल, जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो भी प्रोक्सिमिक्स है, काइनेसिक्स है, पैरालैंग्वेज है, हैप्टिक्स है, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही पार्ट है। और ये भी ठीक है, रीजन भी सही है, क्योंकि प्रोक्सिमिक्स में हम सोशल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक डिग्निटी मेंटेन की बात होती है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करें, जैसे मैं क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करूं, तो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो सोशल डिस्टेंस है वही एक प्रोक्सिमिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और रीजन भी इसका करेक्ट मतलब जस्टिफिकेशन है असर्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिसनिंग के स्टेप्स को अरेंज करना है, ठीक है। लिसनिंग के स्टेप्स को अरेंज करना है मतलब रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है, जो बात को सुनता है, लिसनिंग के स्टेप्स को अरेंज करना है। अटेंडिंग, असेसिंग, परसीविंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन अटेंड करा, इंफॉर्मेशन अटेंड करने के बाद उसको परसीव करते हैं, ठीक है। परसीव क्या भाई, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है तो उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हम अटेंड करते हैं, अटेंड करने के बाद उसको परसीव किया, परसीव करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि उस मैसेज का, उस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, देन उसको एक्सेस करते हैं और फिर लास्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लिसनिंग स्टेप्स, कि हम कोई भी बात को कैसे सुन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, मैसेज जो आएगा उसको अटेंड करेंगे, फिर उसको परसीव करेंगे, किस तरीके से मैसेज आया है, कैसे हमने किस चैनल के थ्रू उसको परसीव किया है, फिर मैसेज की इंटरप्रेटिंग करेंगे मतलब डिकोडिंग करेंगे, ठीक है, उस मैसेज का मतलब समझेंगे, उसके बाद एसेसिंग करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, और लास्ट में सोर्स, मतलब सोर्स को क्या देंगे, जो सेंडर होगा उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे गाइस कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट लाइव क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने अभी कराए हैं, ये सब आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई लाइव क्लास में कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इनको रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड।